दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शर्जील इमाम उमर खालिद सहित 8 अन्य छात्रों की जमानत याचिकाएं कल खारिज कर दी गईं। यह सभी आरोपी साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने दिल्ली में हुए दंगों में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया, जिसके कारण से दंगे भड़के। आपको याद दिलाते हैं, साल 2019 से पहले साल 2019 के आखिरी महीने में दिल्ली के शाहीन बाग सहित कई जगहों पर CNRC को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे। उन प्रोटेस्ट को चलाने वाले JNU सहित दिल्ली के कुछ छात्र थे जो उनको लीड कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन की ओर से इन सभी छात्रों के ऊपर यही आरोप लगाया गया है कि ये छात्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। दरअसल कनेक्टेड क्यों थे यह भी आप समझिएगा। जब ये लोग एक धरना प्रदर्शन, एक मूवमेंट चला रहे थे, तो इनको आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता था कि आज कहाँ कितने बजे कौन सा इवेंट होने वाला है। और वो धरना प्रदर्शन कई महीने से चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था। वहां कभी कोई इस तरह की भड़काऊ बातचीत नहीं हुई। लेकिन सरकार की ओर से जो केस इनके ऊपर बनाया गया है उसमें यही दर्शाया गया है कि जो दंगे हुए थे वो इन्हीं लोगों ने भड़काए हैं। जबकि आप यह भी जानते हैं जो असल में दंगे भड़काने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कपिल मिश्रा का है, जिसने सीधे सीधे पुलिस की बगल में खड़े होकर इन लोगों को धमकी दी थी। वो वीडियो सब जगह वायरल हुआ, सब ने अपनी खुली आंखों से, खुले दिमाग से देखा, लेकिन आज तक उसको किसी मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। जो असल दंगा भड़काने वाला व्यक्ति है वो आज भी खुला घूम रहा है। जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन चला रहे थे, जिनके ऊपर हिंसा की गई, जिनके साथ दंगा फसाद किया गया, उन्हीं को इसमें आरोपी बनाया गया। आरोपी की ओर से दलील पेश करते हुए इनके वकीलों ने कहा कि ये लोग केवल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इनके खिलाफ दंगा भड़काने का कोई ऐसी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, कोई भड़काऊ बातचीत इनकी वायरल नहीं है, रिकॉर्ड पर नहीं है। इस सबको दरकिनार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 जजेस की बेंच, जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस शैलेंद्र कौर ने प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश हो रहे सरकारी वकील SG तुषार मेहता साहब की इस दलील पर बल दिया कि यह लोग धर्म के आधार पर देश को बांटने की कार्रवाई कर रहे थे और एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से दंगा भड़का। जबकि देश को बांटने की जो कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे थे, उस समय भी वह पूरा देश जानता है। उसकी तरफ से आंखें मूंद कर न्यायालय भी बैठा हुआ है और प्रशासन तो बैठा ही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो खुद इनके एक्ट को शक के दायरे में खड़ा करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि केवल देरी के आधार पर किसी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती। साथ उन्होंने यह भी कहा मुकदमा अपनी सही रफ्तार से चल रहा है, प्रोसिक्यूशन को या डिफेंस को मुकदमे की तेजी का फायदा नहीं मिलता। जबकि आप समझिएगा, अगर आप कानून के जानकार नहीं हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, जब किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है, वह अपराधी जेल में है, तो 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है और चार्जशीट फाइल करने के अगले 10-15 दिनों में आमतौर से चार्ज फ्रेम हो जाता है। लेकिन इस केस में 5 साल से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बाद भी आज तक भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ये कह रही है कि मुकदमा अपनी सही रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पर यह बात भी आपको याद दिलानी जरूरी है कि जब पूर्व केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि ये आपका ट्रायल पूरा होने में कितना समय लगेगा। तब उन्होंने लपाक से कहा था कि सर 9 साल। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कब तक इन्हें जेल में रखेंगे, और तुरंत उनको बेल दे दी गई थी। यहाँ सारे कायदे नियम कानून को ताक पर रखते हुए इनकी 133 पेज की जमानत बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर है, इनकी बेल निरस्त कर दी गई। यह आदेश अभी बहुत से लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कानून के जानकारों की नज़र में कतई एक खराब आदेश है और इस आदेश का प्रभाव दूरगामी पड़ेगा। यहाँ आप उसको किसी भी एंगल से देखें, लेकिन अगर आप वकालत करते हैं या आप कहीं एक्यूज हैं, झूठे इम्प्लीकेट किए गए हैं, तो आपको भी इस तरह के आदेश का कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। यही नहीं, यह आरोपी जब से जेल में है, आज 5 साल बीतने के बाद आज आकर इनकी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट से तय होती है, वो भी डिस्पोज इस शक्ल में खारिज की जाती है। आपको बता दें 2 मार्च 2022 को ट्रायल कोर्ट से इनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। 2022 के बाद उन्होंने अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से हाई कोर्ट ने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की, जहां पर 2 साल तक इनकी वो अपील पेंडिंग पड़ी रही
आखिरकार 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ की, वापस हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट में आज देखिए नतीजा आपके सामने है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन पेंडिंग रही, 14 बार इनकी बेल एप्लीकेशन को, इनकी पिटीशन को एडजॉर्न किया गया। आज एक और झूठ पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का सामने आया है। पता नहीं ये सच या गलत, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि इन लोगों की बेल इनके वकीलों द्वारा पेंडिंग की गई है, लटकाई गई है। सरासर झूठ और सफेद झूठ है, गलत है। चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ का पूरा जो उनका एक मुजस्समा है वो झूठ पर ही आधारित है। उनके दादा भी जज रहे, उनके पापा जज रहे, दादा वकील रहे, हाईकोर्ट में जज भी शायद बने, और चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस बने, और उनका बेटा भी जज बनने की लाइन में है। ऐसे कौन से सुर्खाब के ऊपर इनमें लगे हैं कि इनका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा जज बनेगा? तो चूंकि ये खुद बेईमानी के आधार पर जज बनते आए हैं, कॉलेजियम का सहारा लेकर, जिस तरह से हाल ही में आपने विपुल पंचोली साहब को देखा, केवल 2 ही दिन में कॉलेजियम नाम भेजता है केंद्र, और केंद्र उनके नाम को अप्रूव कर देता है। वहीं आपने अरुण कुमार एडवोकेट का भी मामला देखा है, जिसको जज बनने में 27 महीने लग गए कॉलेजियम की संतति के बाद। तो जब इस तरह से जजेस की नियुक्ति होगी तो ऐसे ही निर्णय आएंगे, और इसी तरह से लोगों को न्याय के नाम पर अन्याय का सामना करना होगा, लोगों का हैरासमेंट होगा। ये न्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है, जिसके भागी कभी ना कभी हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बनना पड़ेगा, अगर माहौल इस तरह का बनाया जाएगा। जहां माहौल अच्छा होगा उसका फायदा सबको मिलेगा, जहां माहौल खराब होगा किसी भी स्तर का, उसका नुकसान भी हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी उठाना पड़ेगा। बहरहाल शर्जील इमाम सहित इन 8 छात्रों की कैरियर तो बर्बाद हो ही गया है। अब इनकी जिंदगी बर्बाद करने की लोगों ने ठानी हुई है। खासतौर से न्यायालय की जिम्मेदारी थी, वो उसको गुण दोष के आधार पर तय करते। गुण दोष के आधार पर तय ना करके भावनाओं के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर, आधारहीन तथ्यों के आधार पर जमानत याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें क्या मिलेगा, ये इनका नसीब और समय बताएगा।